थी। कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर की भी मौत, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका। हरियाणा विधानसभा सत्र आज, नए एमएलए लेंगे शपथ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव, 40 विधायक पहली बार लेंगे शपथ। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे की आखिरी बैठक आज, कांग्रेस 48, एनसीपी शरद 45 और शिवसेना उद्धव 65 नाम का कर चुका ऐलान। देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, 11 नवंबर को लेंगे शपथ, 6 महीने का रहेगा कार्यकाल। 85 विमानों में फिर बम की धमकी, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20-20, अकासा की 25 फ्लाइट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल जारी, धामरा में पेड़ उखड़े, कोलकाता एयरपोर्ट सुबह 9 बजे तक बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कल रात बारामूला के बूटा पाथरी इलाके में एनकाउंटर, भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इस मुठभेड़ में 2 सैनिक और 2 पोर्टर गंभीर रूप से घायल हुए। आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 सैनिक और 2 पोर्टर गंभीर रूप से घायल हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में कल रात बारामूला के बूटा पाथरी में एनकाउंटर हुआ। भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें इस मुठभेड़ में 2 सैनिक और 2 पोर्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 सैनिक और 2 पोर्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते और राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक आज, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर मंथन होगा। बैठक में कांग्रेस के बचे प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी, नाम पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की एक और बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि बची हुई सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक आज है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर मंथन होगा। बैठक में कांग्रेस के बचे प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां कांग्रेस पार्टी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर, बची हुई सीटों पर
मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बची हुई सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर मंथन होगा। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के बचे प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा और बचे प्रत्याशियों के नाम पर इस बैठक में मुहर लगेगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और 11 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेंगे संजीव खन्ना। आपको बता दें, मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उससे पहले ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अगले चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और जानकारी ये भी है कि 11 नवंबर को वो सीजेआई पद की शपथ लेंगे। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उससे पहले ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। आपको बता दें, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार हुआ, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार हो गया है। बेहद खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता दिल्ली में पहुंचती जा रही है और कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार हो गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में नामांकन की आज आखिरी तारीख है। आपको बता दें, यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 9 सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया है। और जहां उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा
उपचुनाव होना है, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा है। आपको बता दें 30 अक्टूबर वो तारीख है जो प्रत्याशी अपना पर्चा वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी के सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि आज यानी 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आपको बता दें यूपी के 9 सीटों पर उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और आज उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान किया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा है और 30 अक्टूबर वो तारीख जब प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा वापस ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां आज यानी 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और माना जा रहा है जो भी प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, आज सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो बचे हुए हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है, आज वो सभी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद 23 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे और उससे पहले ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आज बचे हुए सभी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्योंकि आज यानी 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आज यानी 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है। यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर प्रयागराज से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं दीपक पटेल और बीजेपी की पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के सुपुत्र हैं दीपक पटेल। आपको बता दें 2012 में विधानसभा चुनाव में करछना से बसपा विधायक भी रह चुके हैं। जिला कचहरी प्रयागराज में आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी जानकारी यूपी उपचुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रयागराज की फूलपुर सीट की, जहां पर आज बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जिला कचहरी प्रयागराज में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी जानकारी यूपी उपचुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज से अहम जानकारी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीपक पटेल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं दीपक पटेल और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के सुपुत्र हैं दीपक पटेल। आपको बता दें 2012 के विधानसभा चुनाव में करछना से बसपा विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी की पूर्व सांसद के बेटे हैं दीपक पटेल, जो कि आज प्रयागराज की फूलपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान किया गया है और इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और आज यानी 25 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। और बात करें हैं प्रयागराज की फूलपुर सीट की, जहां से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी की पूर्व सांसद केसरी देवी के बेटे हैं दीपक पटेल। 2012 विधानसभा चुनाव में करछना से बसपा विधायक भी रह चुके हैं। आज प्रयागराज की फूलपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट की बात कर रहे हैं, जहां से बीजेपी प्रत्याशी अपना आज नामांकन दाखिल करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, सुबह 11 बजे लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। और जानकारी के लिए आपको बता दें, यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। आपको बता दें, सरकार के कार्यक्रमों के जमीनी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये जानकारी देंगे, जहां पर सरकार के कार्यक्रमों के जमीनी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये जानकारी देते नजर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे यूपी के मुख्य सचिव, जिनकी आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में विकास कार्य और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। देश की बात में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देश की बात में बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। निषाद पार्टी की कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये कोर कमेटी की बैठक चलेगी। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस बैठक के बाद। आपको बता दें, संजय निषाद के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ में संयुक्त तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में संयुक्त तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। निषाद पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये बैठक चलेगी। संजय निषाद के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करते नजर आएंगे। और हम लोग भी आए और यहाँ भी अभी तो केंद्र राज्य में सरकार है, यहाँ नहीं हुआ। मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने कहा, तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपने कहा था बड़े बड़े जो काम है, धारा 370 और जो है राम मंदिर है, ये काम हो जाने के बाद, राष्ट्रीय काम हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था का हम लोग निश्चित रूप से इसे विचार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप 10% अगर हम
पक्षधर है कि अपर कास्ट के जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग हैं अंग्रेज मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने ला के मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर इन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे लोग न्याय के लिए, हमारे माननीय योगी जी आवाज उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता है कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो क्या हुआ आरक्षण का, तो उस पर हमारे समाज के लोग पीडीए का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं, और इसकी वजह से आप देखो पिछली बार आंशिक सफलता मिल गई 2022 में। तो मैं इतना चाहूँगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोगों का समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपने समस्याओं का समाधान कराएंगे। और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे मिशन का कार्य है। और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, पाठक जी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक हर जगह टेबल पर पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूं कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी, लेकिन परिस्थितियां होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना है। अरे कटेरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाएंगे या नहीं? हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सब वोट देकर देंगे। वो किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। अच्छा, पोस्टर बार हो रही है, कहीं 27 के सत्ताधीश और आपके घर के बाहर 27 के खेवनहार, अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है जो लिखा जाता है। बाकी जब आप हमारे सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा अपने मित्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जमीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लिए उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश,
खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे, व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। आज हम कह सकते हैं कि राजग गठबंधन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरी तरह से विकसित राज्य की तरफ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं। अब बिजली के मामले में आप देखेंगे कि हम आज 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। पहले ये 20-22 हजार का आंकड़ा आते आते हमारे संसाधन हाफने लगते थे। बेसिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य ने पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का मुकाम अब उत्तर प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद से अब तक हो चुका है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर जी हों, और हमारे जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और हमारी ये मतलब हम सब की सोच ये है कि जीत महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम सब मिलकर के 9 के 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रातःकाल आए डॉक्टर साहब के आवास पर। मैं हृदय से आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को आपने सुना और साथ ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मुद्दों पर यूपी उपचुनाव में आगे बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुंदरकी चेयरमैन ने थामा आरएलडी का दामन। आपको बता दें, चुनाव से पहले थामा आरएलडी का दामन, एआईएमआईएम का दामन छोड़ थामा आरएलडी का दामन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भाजपा गठबंधन का हिस्सा बने पूर्व चेयरमैन। मुरादाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी मुरादाबाद से, जहां कुंदरकी चेयरमैन ने थामा आरएलडी का दामन। चुनाव से पहले थामा आरएलडी का दामन। बड़ी जानकारी आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, एआईएमआईएम का दामन छोड़कर आरएलडी का दामन थामा और अब भाजपा गठबंधन का हिस्सा बने हैं पूर्व चेयरमैन। मुरादाबाद से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुंदरकी चेयरमैन ने थामा आरएलडी का दामन। चुनाव से पहले थामा आरएलडी का दामन। आपको बता दें, एआईएमआईएम का दामन छोड़कर आरएलडी का दामन थामा और अब भाजपा गठबंधन का हिस्सा बने हैं पूर्व चेयरमैन।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दुबई से नेपाल जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। आपको बता दें, काठमांडू में परमिशन न मिलने पर लखनऊ में लैंडिंग की गई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से नहीं मिली थी परमिशन। करीब 1.5 घंटे बाद परमिशन मिलने पर रवाना हुआ। लखनऊ में लैंडिंग के दौरान विमान में बैठे यात्री राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फ्लाई दुबई एयरलाइंस के विमान की लैंडिंग हुई। दुबई से नेपाल जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां काठमांडू में परमिशन ना मिलने पर लखनऊ में लैंडिंग की गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से नहीं मिली थी परमिशन और करीब 1.5 घंटे बाद परमिशन मिलने पर ये विमान रवाना हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से परमिशन नहीं मिली थी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 1.5 घंटे बाद परमिशन मिलने पर यह विमान रवाना हुआ। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सफर करने वालों की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें, कोलकाता से लखनऊ के लिए 4 फ्लाइट निरस्त कर दी गई हैं और दाना चक्रवात के चलते इंडिगो की 4 फ्लाइट निरस्त की गई हैं। आपको बता दें, चक्रवात से दर्जन भर कनेक्टिंग उड़ानों पर असर हुआ है, जिसके चलते ये फ्लाइट निरस्त की गई हैं। आपको बता दें, सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता से लखनऊ के लिए आने वाली 4 फ्लाइट निरस्त कर दी गई हैं। दाना चक्रवात के चलते इंडिगो की 4 फ्लाइट रद्द की गई हैं। चक्रवात से दर्जन भर कनेक्टिंग उड़ानों पर असर हुआ। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कोलकाता से लखनऊ के लिए आने वाली 4 फ्लाइट निरस्त की गई हैं। दाना चक्रवात के मद्देनजर इंडिगो की 4 फ्लाइट को निरस्त किया गया है। आपको बता दें, चक्रवात से दर्जन भर कनेक्टिंग उड़ानों पर असर हुआ। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मध्यांचल निगम एमडी का कर्मचारी करेंगे घेराव। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 28 अक्टूबर को आउटसोर्स कर्मचारी घेराव करेंगे। आपको बता दें, 1400 कर्मचारियों के छटनी के विरोध में ये घेराव किया जाएगा। समाधान ना मिलने पर सत्याग्रह की भी होगी घोषणा। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मध्यांचल निगम एमडी का कर्मचारी करेंगे घेराव। 28 अक्टूबर को आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे घेराव। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 1400 कर्मचारियों के छटनी के विरोध में ये घेराव किया जाएगा और समाधान ना मिलने पर
सत्याग्रह की भी घोषणा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मध्यांचल निगम एमडी का कर्मचारी करेंगे घेराव। 28 अक्टूबर को आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे घेराव। 1400 कर्मचारियों के छटनी के विरोध में ये घेराव किया जाएगा और आपको बता दें समाधान न मिलने पर सत्याग्रह की होगी घोषणा। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 28 अक्टूबर को कर्मचारी घेराव करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी 28 अक्टूबर को करेंगे घेराव। 1400 कर्मचारियों के छटनी के विरोध में घेराव किया जाएगा और साथ ही ये भी जानकारी है कि समाधान ना मिलने पर सत्याग्रह की घोषणा होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिटायर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत। आपको बता दें सिंचाई विभाग के रिटायर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हुई। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, जिसमें इंजीनियर हुसैन आजम की मौके पर ही मौत हुई है और अभी तक अज्ञात वाहन का पुलिस नहीं लगा सकी पता। आपको बता दें थाना ठाकुरगंज के मंजू टंडन ठाल का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां इंजीनियर हुसैन आजम की मौके पर हुई मौत। अज्ञात वाहन का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा सकी। थाना ठाकुरगंज के मंजू टंडन ठाल का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां रिटायर इंजीनियर की सड़क हादसे में हुई मौत। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सिंचाई विभाग के रिटायर इंजीनियर की हुई मौत और सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। इंजीनियर हुसैन आजम की मौके पर ही हुई मौत और अभी तक पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान नहीं कर सकी है, पता नहीं लगा पाई है। थाना ठाकुरगंज के मंजू टंडन ढाल का ये मामला आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में और जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीएसटी टीम ने की छापेमारी। जालौन उरई नगर में प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जीएसटी टीम ने लाखों रुपए की कर चोरी पकड़ी। आपको बता दें लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया और ज्यादातर व्यापारी दुकानें बंद करके भागे। लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। बड़ी जानकारी आपको जालौन से बता रहे हैं, जीएसटी टीम ने लाखों रुपए की कर चोरी पकड़ी। लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया और छापेमारी के दौरान ज्यादातर व्यापारी दुकानें बंद करके भागे। आपको बता दें जालौन और उरई नगर में ये छापेमारी हुई। जीएसटी टीम ने की छापेमारी। जालौन उरई नगर में प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की और जीएसटी टीम ने लाखों रुपए की कर चोरी पकड़ी, जिसके बाद लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीएसटी टीम ने लाखों रुपए की कर चोरी पकड़ी, जिसके बाद लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां एसडीएम और आबकारी विभाग ने की छापेमारी। टीम के साथ मिलकर शराब के ठेके पर छापेमारी की। आपको बता दें ओवर रेटिंग ब्लैक में शराब बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई और ठेके पर पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया। छापेमार कार्रवाई से शराब के दुकानदारों में मचा हड़कंप। और
ठेके पर तैनात सेल्समैन सही जवाब नहीं दे पाया। आपको बता दें शिकारपुर तहसील क्षेत्र के शराब आपको बता रहे हैं, जहां ठेके पर तैनात सेल्समैन सही जवाब नहीं दे पाया। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां और आबकारी विभाग की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। टीम के साथ मिलकर शराब के ठेके पर की छापेमार कार्रवाई। ओवर रेटिंग ब्लैक में शराब बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ठेके पर पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां मामा भांजे के बीच हुआ खूनी संघर्ष। आपको बता दें पैसे के लेन देन को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ। भांजे ने मामा पर चाकुओं से किया हमला। मामा पर हमला कर भांजा मौके से फरार हुआ। आपको बता दें कुछ दिन पहले मामा ने भांजे से पैसे लिए थे। फिलहाल घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। सुमेरपुर थाना के चंदपुरवा गांव का ये मामला, जहां फिलहाल घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है इलाज के लिए और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर, जहां मामा भांजे के बीच हुआ खूनी संघर्ष। पैसे के लेन देन को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ। आपको बता दें भांजे ने मामा पर चाकुओं से किया हमला। मामा पर हमला कर भांजा मौके से हुआ फरार। कुछ दिन पहले मामा भांजे पैसे लिए थे। फिलहाल घायल को जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया गया है और पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी है। प्रदेश सुमेरपुर थाना के चंदपुरवा गांव का ये मामला। हमीरपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां आईटीआई फैक्ट्री परिसर में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आईटीआई के एसटीसी बैटरी हाउस में लगी भीषण आग। आपको बता दें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री परिसर की ये घटना आपको बता रहे हैं। रायबरेली से अहम जानकारी। जहां आईटीआई फैक्ट्री परिसर में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आईटीआई के एसटीसी बैटरी हाउस में लगी भीषण आग। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो गाय एकदम छुरी वार करने लगे। बहन ने भी पकड़ रखा था, भांजा मार रहा था। बबली नाम का लड़का था, वो इतनी मोट लट्ठी लिए था, वो मार रहा था मुझे। मैं अकेले आदमी
ये 4-5 लोग थे। मैंने कहा पैसे दे दूंगा 20 तारीख को, तो कहा ठीक है दे देना। इसके बाद मान भी गए, मैं सौदा लेने गए, एकदम हमला बोल दिया, दारू पिए हम लोग। देश की बात में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमरोहा जनपद की ढिढौली कोतवाली क्षेत्र के जोया के संभल चौराहे का ये वीडियो होमगार्ड का वाहन चालकों से पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान होमगार्ड वाहन चालकों से जमकर वसूली करता है। होमगार्ड गाड़ी के नाम पर वसूली करता है और सभी गाड़ियों की एंट्री अपने पास एक डायरी में करता है। आपको बता दें, दिन भर में काफ़ी रकम की वसूली करने का अभी होमगार्ड पर आरोप लगा है। होमगार्ड के अन्य साथी भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, अब देखने वाली बात होगी कि वायरल वीडियो के बाद क्या सिर्फ होमगार्ड पर कार्रवाई होती है या इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कितने ले लिए? कितने ले लिए? और अब खबर मथुरा से है, जहां अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंज में स्नान या डुबकी लगाने का हिंदू मान्यता में विशेष महत्व है। जिन लोगों को गर्भधारण करने में समस्या आती है वे इस दिन श्री कृष्ण की पत्नी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को इस पर्व को मनाया जाता है। इस विश्वास के साथ ही प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में जोड़े गोवर्धन पहुंचते हैं, जहां वे डुबकी लगाकर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। मध्य रात्रि के समय, जिसे निशिता काल कहा जाता है, ये डुबकी लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अतः स्नान मध्य रात्रि से आरंभ होकर पूरी रात चलता है। मनोकामना पूर्ति के लिए दंपति पानी में खड़े होकर कुष्मांडा व कच्चा सफेद कद्दू, जिसे पेठा भी कहा जाता है, राधा रानी को अर्पण करते हैं। कुष्मांडा को लाल वस्त्र में सजाकर अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाओं ने अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखकर शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोला। कहाँ से आए? मेरे मन में क्या इच्छा और क्या चाह लेकर आए हैं? बच्चे की कामना लेके आई है। 9 साल हो गए। क्या आपका मानना है और क्या आपके मन में है? पूरा विश्वास है, राधा रानी खाली नहीं छोड़ेंगी। कितने दिन हो गए आपकी शादी? 3 साल। कोई बेटी नहीं हुआ? नहीं। किसने बताया आपको आगे बारे में? मेरे हस्बैंड के दोस्त ने। क्या आप स्नान करने क्या आपके मन में इच्छा है और क्या आपका मानना है? इच्छा तो पूरी है कि हमारी जो भी मनोकामना है पूर्ण होंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के बेहट कस्बे की आनंद बाग कॉलोनी में सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के उद्देश्य से सुल्तानपुर फाउंडेशन द्वारा ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे का उद्घाटन बेहट चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया व जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी ने फीता काटकर किया। शमा रोशन, हाजी सुहेल, बंदा खान, शेख गुलफाम ने तथा सदारत मिर्जा अतीक ने की। मुशायरे का संचालन दिलकश व शेख परवेज आलम ने किया। कस्बे के रहने वाले मशहूर शायर डॉक्टर साबिर बेरहबटी ने बताया कि कौमी एकता को मजबूत करने के लिए आयोजित इस कुल हिंद मुशायरे में अंतर्राष्ट्रीय शायर सज्जाद झंझट रुड़की, नकहत मुरादाबादी, मौलाना इदरीश वासिल बेभटी, अमीर अकबराबादी, विकास सहाय लखीमपुरी, नदीम अनवर देवबंदी, नवीन नीर चंडीगढ़, आपको बता दें आदि लोग देश भर के कई मशहूर और मारूफ शायरों ने एक से बढ़कर एक उम्दा कलाम
पेश कर सामाइन को ताद देने के लिए मजबूत कर दिया। जो मेरी मतलब 8 साल का प्यार था उसकी भी और अब खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां जनपद में डेंगू बुखार अपने पैर पसार रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में अब तक डेंगू ग्रसित 36 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। वैसे तो जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने डेंगू से ग्रस्त होने वाले मरीजों के लिए तैयारियां पूरी कर रखी हैं, जिसमें जिला अस्पताल में एक डेंगू वार्ड अलग से तैयार किया गया है, जिसमें सेफ्टी के तौर पर हर बेड पर एक मच्छरदानी का प्रबंध किया गया है। साफ सुथरा कमरा, पंखे, कूलर आदि का इंतजाम भी इस वार्ड में किया गया है। डेंगू के हमारे जनपद में की बार काफ़ी कम केस हैं। इस बार अभी तक जो है ना 36 केस आए हैं, उनमें भी ज़्यादातर बाहर के जनपद के हैं और सभी पे कार्रवाई हो चुकी है। जो हम लोग 50 घरों को मतलब निरीक्षण करते हैं जहाँ पे भी केस निकलता है और उसमें एक्टिविटी कराते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारा जो है तीसरा चरण चल रहा है इस साल का, जो इसके संचारी रोग के लिए जो है खोजी उसके अभियान के रूप में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर तक रहेगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का